हेलो फ्रेंड्स, ओडेश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे पुराने सभी अधिनियमों के बारे में चर्चा करते हुए आगे संविधान सभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कैसे क्या संविधान सभा का गठन हुआ, सबसे पहले विश्व में कहाँ संविधान सभा का गठन हुआ, भारत में संविधान सभा की औपचारिक मांग कब हुई, भारत में संविधान सभा की अनौपचारिक मांग कब हुई, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए इसी लेक्चर में अपन देखेंगे कि जो संविधान सभा है उसमें कितने सत्रों का आयोजन हुआ, उन सत्रों के अधीन कितनी बैठकें आयोजित हुई, संविधान सभा ने जो है अपनी कार्य प्रणाली को किस प्रकार से जारी रखा, इन सभी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज के लेक्चर को। पुराने लेक्चर का अगर आपने नहीं देखे हो तो एक बार स्क्रॉल करके पुराने लेक्चर भी देख लीजिएगा, तो आपको आगे की पूरी जो है सिनेरियो समझ आता रहे। तो अगर बात करें संविधान क्या होता है, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं संविधान होता है क्या। तो संविधान होता है क्या? संविधान होता है नियमों, कानूनों और उपनियमों का समुच्चय। नियमों, कानूनों और उपनियमों का समुच्चय होता है। नियमों का, कानूनों का और उपनियमों का समुच्चय होता है। समुच्चय जिसके बेस पे क्या होता है, किसी भी देश की जो है, किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है। तो क्या होता है संविधान? संविधान होता है किसी भी देश में जो है, संविधान बेसिकली होता है नियमों, कानूनों, उपनियमों, नियमों का समुच्चय होता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। क्या होता है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। शासन व्यवस्था का संचालन होता है किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन। अब शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होगा कि जैसे संविधान में ही ये बातें बताई जाती है। उस देश की सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार को कौन कौन सी पावर्स ट्रांसफर की जाएगी, इसके बारे में उसमें लिखा हुआ था। सरकार के कौन कौन से कार्य होंगे, इसके बारे में चर्चा की जाती है। सरकार में जो है कौन सा पदाधिकारी के पास कौन सी शक्तियां होंगी, इसके बारे में भी कहीं संविधान में सब कुछ लिखा होता है। तो अगर बात करें ये अपना संविधान के बारे में समझे। अब संविधान का निर्माण कैसे होता है? संविधान का निर्माण जो है ऐसे कहीं से टपक तो नहीं जाता। संविधान का निर्माण एक सभी लोग मिलकर करते हैं। तो जो सभी लोग मिलकर बैठकर जो करते हैं संविधान का निर्माण, तो जहाँ लोग सब मिलते हैं उसको संविधान सभा कहा जाता है। सभी लोग बैठकर जहाँ मिलकर जो संविधान का निर्माण करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। तो संविधान सभा की अगर बात करें चर्चा, विश्व में सबसे पहले मांग संविधान सभा की कहाँ हुई थी? तो विश्व में सबसे दो पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको डिवाइड करके देखेंगे, एक तो भारत के परिप्रेक्ष्य में और एक विश्व के परिप्रेक्ष्य में। ये आपको ऐसे ही माइंड में याद रख लेना, बस काम का अपना कौन सा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले मांग कहाँ हुई थी? विश्व के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले मांग हुई थी इंग्लैंड में हुई थी। और इंग्लैंड में सबसे पहले मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? हेनरी मेन नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने इंग्लैंड में सबसे पहले क्या करी थी? संविधान सभा की मांग करी। किसने करी थी? हेनरी मेन ने करी थी। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद आते हैं 1707 में, जैसा अमेरिका में संविधान क्या पहला मांग कहाँ हुई थी? सबसे पहली मांग हुई इंग्लैंड में। ये पूछ ले कभी आपसे कोई, संविधान की सबसे पहले मांग कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और संविधान का सबसे पहले निर्माण कहाँ हुआ? निर्माण अगर कोई पूछ ले तो निर्माण कहाँ हुआ? अपना अमेरिका में। और अमेरिका में भी कौन से कन्वेंशन के तहत हुआ? अगर ये कोई पूछ ले आपसे तो कौन सा लिखोगे? फिलाडेल्फिया में जो सम्मेलन हुआ। फिलाडेल्फिया जो है अमेरिका का एक शहर है, उसके अंतर्गत जो है कन्वेंशन हुआ, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। उसी में सबसे पहले जो है अमेरिका में संविधान का निर्माण हुआ। और इसके बाद जो संविधान का निर्माण हुआ फ्रांस की जो संविधान सभा है उसको किस नाम से जाना जाता है? नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा के नाम से जाना जाता है। ये एक बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है कि फ्रांस की संविधान सभा को किस नाम से जाना गया, तो जो है राष्ट्रीय सभा के नाम से जाना गया। फ्रांस का संविधान कब 1798 से लेकर 1791 तक हुआ। तो ये अपने देख लिया। विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले कहाँ मांग हुई थी? तो सबसे पहली मांग इंग्लैंड में हुई थी, हेनरी मेन नाम की व्यक्ति ने करी थी। सबसे पहले संविधान कहाँ निर्मित हुआ? तो 1707 में अमेरिका में हुआ। कौन सा कन्वेंशन था? तो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, याद रखना है आपको। उसके बाद अगर बात करें तो जो फ्रांस में हुई, तो फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में
जो संविधान सभा थी उसको किस नाम से जाना जाता है? नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा के नाम से जाना जाता है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में मुख्यतः जो संविधान सभा की मांग है इसको दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक देखेंगे भारत में संविधान की मांग की अनौपचारिक तरीके से कब हुई, और दूसरा देखेंगे अपन दूसरे पार्ट में देखेंगे कि भारत में जो संविधान सभा की मांग है वो औपचारिक रूप से कैसे हुई। ठीक है, एक देखेंगे अनौपचारिक रूप से कैसे हुई, एक देखेंगे औपचारिक रूप से कैसे हुई। सबसे पहले अनौपचारिक रूप से अगर बात करें तो अनौपचारिक रूप से 1895 की अगर बात अनौपचारिक रूप से पहली बार जो है स्वराज विधेयक, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा तो दूसरा ले कौन सा विधेयक था? स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे पहले अनौपचारिक रूप से भारत में संविधान सभा की मांग किसने करी थी? 1895 में स्वराज विधेयक में की गई थी। तो स्वराज विधेयक में किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। उसके बाद अनौपचारिक रूप से 1918 में 1918 में कांग्रेस ने जो है भारत में संविधान सभा की मांग करी। उसके बाद 1919 के अधिनियम में क्या कहा गया था? 1919 के अधिनियम में भी कहा गया था कि संविधान सभा का निर्माण तो किया जाएगा, तो निर्माण कौन करेगी? ब्रिटिश संसद करेगी। ये बात 1919 के अधिनियम में भी कही गई थी। उसके बाद अगर बात करें तो जो 1919 के अधिनियम में संविधान तो बनाया गया, क्या कहा गया था? संविधान तो बनाया जाएगा, तो संविधान कौन बनाएगा? ब्रिटिश सरकार बनाएगी। किसके लिए? भारत के लिए। तो आप खुद ही सोचो कि देश अपना और अपने आगे कालांतर में जिस जो है संविधान के द्वारा अपने देश का प्रशासन चलने वाला है, उस देश का जो संविधान कौन निर्मित करेगा? ब्रिटेन वाले निर्मित करेंगे। तो कहीं औचित्य बनता है इस बात का? नहीं बनता है। तो 1919 के अधिनियम में कहा गया। उसके बाद इसी बात को लेकर गांधी जी ने क्या कहा? अपना 1922 में इन्होंने एक लेख प्रकाशित करा। इनकी यंग इंडिया नाम का इनका एक न्यूज़पेपर हुआ करता था। किस नाम से? यंग इंडिया नाम का जो न्यूज़पेपर था, उस यंग इंडिया नाम की न्यूज़पेपर में गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि जो भारतीयों के लिए जो संविधान है उसका निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाना चाहिए? भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसका जो है लेख इसमें यंग इंडिया में प्रकाशित करके इन्होंने सबसे पहले बताया था। उसके बाद 1927 में आपको पता है उन्होंने अधिनियम पढ़े, उसमें नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा करी थी कि कैसे साइमन कमीशन का जैसे कांग्रेस ने विरोध करा था, तो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे बर्कनहेड वायसराय, बर्कनहेड ने जो है भारतीय को चुनौती दी थी कि आप सब मिलकर अगर इससे अच्छा आप संविधान बना सकते हो तो बना के दिखाओ। तो उस नेहरू रिपोर्ट आई थी, उन्होंने पढ़ा था, मोतीलाल नेहरू, याद करो, तो नहीं देखा हो तो पुराने लेक्चर देखो। ठीक है, तो 1927 में मोतीलाल नेहरू ने कही। तो सबसे पहले अनौपचारिक मांग 1895 देखेंगे, स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक 1918 में कांग्रेस ने करी। और कांग्रेस ने जो है क्या कहा? अब हमें सेल्फ डिटरमिनेट सरकार बनना है, सेल्फ डिटरमिनेट सरकार बनना है, ये कहा गया। 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया में लेख प्रकाशित करा। यंग इंडिया में क्या कहा कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किसने करेगा? जो है भारतीयों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। 1927 में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान की मांग गई। तो अनौपचारिक रूप से अपनों ने क्या क्या देखा? एक बार रिकॉर्ड तो हो ही गया आपका कि कब कब हुआ, एक बार वो कर लेते हैं ताकि आपको क्या, अब ये क्या फैक्चुअल डाटा है तो इसका तो कुछ कर नहीं सकता, फैक्ट तो रटना ही पड़ेंगे इसमें आपको, और क्या। ठीक है, अनौपचारिक मांग की बात करें तो अनौपचारिक मांग में क्या हुआ था? सबसे पहले अपनों ने क्या देखा? 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक किसने लाया? बाल गंगाधर तिलक ने मांग करी। फिर अपनों ने देखा 1918 में आई कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हमें सेल्फ डिटरमिनेट सरकार चाहिए, डिटरमिनेटेड सरकार चाहिए। उसके बाद देखा 1919 के अधिनियम में क्या कहा गया कि भारतीय के भारत के लिए संविधान का निर्माण कौन करेगी? ब्रिटिश संसद करेगी। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा 1922 में जो है गांधी जी ने अपने यंग इंडिया न्यूज़पेपर में कौन सा एक लेख प्रकाशित करा। उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि जो भारत के लिए जो संविधान है, भारत के लिए जो संविधान है
उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाना चाहिए, उसका निर्माण जो है भारतीयों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके बाद अपनों ने देखा कि 1927 में कैसे नेहरू रिपोर्ट आई। 1927 की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें मोतीलाल नेहरू ने इसकी मांग करी थी। तो ये सब उन्होंने चर्चा कर ली। तो अनौपचारिक मांग अपना कब कब हुई है अपने समझा इस वाले पॉइंट में, इस वाली हेडिंग में। तो अनौपचारिक मांग तो अपनी कंप्लीट है। अब बात करते हैं औपचारिक मांग की कि संविधान सभा की औपचारिक मांग कब हुई। तो सबसे पहले संविधान सभा की औपचारिक मांग, ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है आपकी, जैसे राजस्थान में रीट हो गई, मध्य प्रदेश में जो ग्रेड 1 की परीक्षा होती है टीचर्स वाली उसमें पूछा गया प्रश्न। उसके बाद पीएससी में भी पूछने लायक प्रश्न है, एमपीएसआई में भी पूछ सकते हैं इस टाइप के प्रश्न। तो इसलिए क्या याद रख लेना कि भारत में सबसे पहले जो औपचारिक मांग किसने करी थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह था 1934 का। 1934 में दो लोगों ने मांग करी। एक थे अपने एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय नाम था इनका, और एक थे अपने जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों ने जो है भारत के लिए संविधान सभा की मांग करी, पर एमएन रॉय ने 1934 में मांग करी। कहा लगभग इन्होंने जेल में थे उस टाइम पे मांग करी, 3000 पन्नों का एक लेख इन्होंने लिखा है। उसी में इन्होंने क्या करा था कि संविधान सभा की मांग करी थी। उसके बाद इनको जो है इनकी जो लेख लिखा था उसको जो है कांग्रेस ने क्या कर दिया, सबसे पहले मान लिया था कि इसलिए कि इनकी मांग को मान लिया था एमएन रॉय की। तो एमएन रॉय की मांग को मानने के कारण क्या माना जाता है कि जो औपचारिक रूप से डिमांड को मान लिया था। ये अपना देख लिया 1934 में उन्होंने डिमांड करी। तो 1934 में जो मानवेंद्र नाथ रॉय ने डिमांड करी, कांग्रेस ने 1934 में औपचारिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया। इसलिए माना ये अगर प्रश्न आए इस टाइप का तो आपको क्या लगाना आंसर उसका एमएन रॉय लगाना। उसके बाद 1934 में ही जो एक हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर था, कैंसर हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर, हेराल्ड नाम की न्यूज़पेपर में क्या करा था, हेराल्ड नाम की न्यूज़पेपर में जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, हेराल्ड नाम की न्यूज़पेपर में हेराल्ड नाम की न्यूज़पेपर में जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, भारत के लिए संविधान की बात कही। उसके पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में जो है भारत के लिए संविधान की मांग करी। इसके बाद पिछले वाले वीडियो में अपना देखा था कि कैसे जो है जो अपना अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए संविधान की बात की। क्रिप्स मिशन में क्या कहा कि जो एक उपनिवेश के लिए संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई थी, तो इसमें भी संविधान सभा की मांग हुई। और 1946 क्रिप्स मिशन अपनों ने पढ़ाई थी, जो है कैसे उसमें संविधान सभा के बात कही गई थी। और आगे अपन देखेंगे कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के तहत किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो ये मांग की गई थी 1946 में। तो 1900 क्रिप्स मिशन के तहत मांग हुई। तो अनौपचारिक मांग अपनों ने देखा कि कब कब हुई। औपचारिक मांग के ऊपर भी देख लेते हैं कि कैसे क्या हुआ। सबसे पहले अगर औपचारिक मांग की अगर बात करें तो औपचारिक मांग 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने करी थी। 1934 में ही जवाहरलाल नेहरू ने हेराल्ड नामक न्यूज़पेपर प्रकाशित कर और हेराल्ड नामक न्यूज़पेपर में संविधान सभा की मांग करी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो 1935 के ईस्वी में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। उसके बाद 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव में भारत में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। उसके बाद 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन में, फिर 1946 का अपनों ने देखा था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत क्या हुआ, भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो ये सब अपनों ने देखा कि कैसे क्या विश्व में संविधान सभा की मांग हुई, भारत में औपचारिक अनौपचारिक रूप से क्या मांग हुई, ये सब अपनों ने इस वाले पीपीटी में देखा। अब बात करें कैबिनेट मिशन कब आया था, उसके तहत संविधान। तो कैबिनेट मिशन में प्रावधान किया था कि जो भारत की पॉपुलेशन कितनी, लगभग 40 करोड़ टाइप की पॉपुलेशन हुआ करती थी। तो जो 40 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, 40 करोड़ में प्रत्येक 10 लाख पे क्या किया जाए, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। 40 करोड़ पॉपुलेशन को तो नहीं जा सकते ना अपन संविधान निर्माण के लिए। तो इन्होंने कहा कि जो 40 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें प्रत्येक 10 लाख पे क्या किया जाएगा, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, रैंडम चुना जाएगा। कितना चुना जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। रैंडम से तात्पर्य मेरा क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाएगा, 40 करोड़ पे
एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो कितने प्रतिनिधि चुने गए पूरे भारत से? लगभग 1585 प्रतिनिधि चुने गए। अब 1585 बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है, तो इन 1585 में से किसको चुना गया? अप्रत्यक्ष रूप से 389 को चुना गया। 389 सदस्यों को चुना गया। तो भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? अगर ये कोई प्रश्न पूछे आपसे, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं, विभाजन से पहले कितने थे, तो क्या पढ़ोगे आप? 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य थे। तो 389 सदस्यों ने क्या किया? भारत में संविधान निर्माण का कार्य किया। अब 389 भी ऐसे नहीं थे, इनको भी अलग अलग रूप से विभाजित किया गया था। जैसे अगर बात करोगे, 292 सदस्य जो थे वो आते थे अपने ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से आते थे? ब्रिटिश प्रांतों से। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से। 93 सदस्य आते थे अपने देसी रियासतों से। 93 सदस्य कहां से आते थे? देसी रियासत। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से, और 4 जो आते थे अपने कहां से आते थे? कमिश्नरी प्रांतों से। कमिश्नरी प्रांतों से आते थे। 4 कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे वो देख लो। एक हुआ करता था अपना अजमेर, एक था बलूचिस्तान, एक था कुर्ग, एक था दिल्ली। कौन कौन से थे? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, और एक हुआ करता था दिल्ली। तो इन चारों कमिश्नरी प्रांतों से एक एक प्रतिनिधि चुना गया था, जिसका काम क्या था? भारत के संविधान का निर्माण करना था। तो देखिए 292 कहां से हुआ करते थे? ब्रिटिश प्रांतों से हुआ करते थे। 93 देशी रियासतों से हुआ करते थे, और 4 हुआ करते थे कमिश्नरी प्रांतों से। कहां से हुआ करते थे? कमिश्नरी प्रांतों से हुआ करते थे। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको भी मतलब ऐसे श्रेणी में बांटा गया। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी। ए श्रेणी में जो है बड़ी रियासतें शामिल थी, बी में छोटी रियासतें, ऐसे कुछ करके इनको डिवाइड किया गया। इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। वैसे इतना याद रख लो, आपकी 389 सदस्य थे, 3 भाग में डिवाइड थे। 292 सदस्य ब्रिटिश रियासतों से थे, ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देशी रियासतों से, और 4 जो थे अपने वो थे कमिश्नरी प्रांतों से थे। कहां से थे? कमिश्नरी प्रांतों से थे। तो ये अपनों ने देख लिया कि कहां कहां से क्या क्या थे। अब हुआ तो ये देखा अपनों ने। अब बात करते हैं जो 296, 292 और 4, 296। अब ऐसे ब्रिटिश प्रांतों से क्या हुआ? चुनाव हुए। चुनाव हुए कैसे? 1585 थे ना, 1585 में तो चुनाव करना था, तो चुनाव हुए। तो कितने? 296। और जो 93 जो देशी रियासतों से जो थे, कहां से थे? जो देशी रियासतों से थे, देशी रियासतों में क्या प्रावधान किया गया था कि जो देशी रियासतें थी वो प्रत्यक्ष रूप से जो वहां के शासक हुआ करते थे वो क्या करेंगे? एक प्रतिनिधि को चुनकर भेज देंगे। एक प्रतिनिधि को चुनकर भेज देंगे। एक प्रतिनिधि को चुनकर भेज देंगे 293 जो देशी रियासतें थी उनमें से। एकमात्र ऐसी रियासत थी हैदराबाद। ये याद रखिएगा, हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसने अपना एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा। कौन सी रियासत थी? ये पूछ लेते बहुत सी बार कि संविधान सभा में ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने अपना एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा था? तो कौन सी थी? हैदराबाद हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख लिया अपन। तो 296 कुल जो सीटें थी उन पे चुनाव हुए। अब उस चुनाव में अगर बात करें तो 208 सीटें किसको मिली? ऐसे देख लो आप, 208 सीटें किसको मिली? इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली। किसको मिली? इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली। और 73 सीटों पे लगभग किसको हुई? मुस्लिम जो लीग थी उसको मिली। 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को। और जो 15 सीटें अन्य को मिली। किसको मिली? अन्य में कौन कौन थे? दूसरे जितनी भी राजनीतिक पार्टी उस टाइम पे थी, जैसे कृषक प्रजा पार्टी हुई, जो है सिखों की अलग पार्टी की इस टाइप से, दलितों की अलग, तो उनको, और जो 8 निर्दलीय चुनाव लड़े उनको मिली थी। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। और ये कांग्रेस आप ऐसे समझोगे कि आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कुल कितनी सीटें थी? 40 करोड़ पे 10 लाख लोगों को चुना गया। तो कुल कितने लोग चुने गए?
1585। अब 1585 भी बहुत ज्यादा संख्या हो जाती, तो इसमें से चुना गया 389 लोगों को। कितने को चुना गया? 389 लोगों को। ठीक है, 389 में 292 कहाँ से आते थे? अपने ब्रिटिश प्रांतों से आते थे। कहाँ से आते थे? ब्रिटिश प्रांतों से आते थे। उसके बाद 4 आते थे अपने कमिश्नरी प्रांतों से। कहाँ से आते थे? कमिश्नरी प्रांतों से। और जो बाकी बचे कितने? 93 आते थे अपने देशी रियासतों से। ठीक है, अब ये जो थे अपने कितने? 296। यहाँ से देखो 389 कराणु देशी रियासत, देशी रियासतों में तो प्रावधान किया गया था, मैंने बताया कि एक ही प्रतिनिधि चुन के भेजे। 389 में से कितने हो गए अपने? 289, 296 का हुआ चुनाव। कितने का हुआ? 296 का हुआ चुनाव। तो 296 के चुनाव में क्या हुआ? 208 तो मिली कांग्रेस को। 208 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को मिली। लगभग 73 सीटें, कितनी? बिल्कुल 73 सीटें किसको मिली? मुस्लिम लीग को मिली। और 15 सीटें मिली अन्य को। 15 सीटें किसको मिली? अन्य को मिली। 15 सीटें में भी डिवाइडेशन देख लो। 8 मिली निर्दलीय, जो लोग निर्दलीय कैंडिडेट को मिली, और 7 मिली जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हुआ करते थे, राजनीतिक दल, उनको मिली। ठीक है, ये आपने सिनेरियो समझ लिया कि 296 208 कैसे मिली। आप संख्या देख रहे हो, कांग्रेस से मुस्लिम लीग जो है लगभग 3 गुना कम है। मतलब कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग से लगभग 3 गुना अधिक है। तो इसे 3 गुना अधिक के कारण उस टाइम पे एक संविधान विशेषज्ञ हुआ करते थे, ग्रेडविन ऑस्टीन। उन्होंने संविधान सभा को क्या कहा? संविधान सभा कांग्रेस का हिस्सा है। ये पूछ लेते हैं कि किस व्यक्ति ने कहा कि जो भारतीय संविधान सभा कांग्रेस का एक निकाय है, तो किसने कहा? ग्रेडविन ऑस्टीन ने कहा। तो ये अपनों ने देख लिया कैसे क्या सिनेरियो चल रहा था। 296 सदस्य थे, उनमें जो कितनी महिलाएं हुआ करती थी? टोटल 15 महिलाएं हुआ करती थी। ये भी अब अपन देखेंगे आगे कौन कौन सी महिलाएं क्या शामिल हुआ करती थी। उस टाइम के जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे महात्मा गांधी हुए, तेज बहादुर सप्रू हो गए, और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये भी पूछा जाता बहुत सी बार कि महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के सदस्य थे? नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू थे? नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना थे? नहीं थे। पर हाँ, ये बात ध्यान रखना कि महात्मा गांधी उस टाइम भी बहुत बड़े नेता थे, उनको जरूरत भी नहीं थी संविधान सभा में, वो शामिल नहीं थे। उन्होंने क्या करा? 16 लोगों के नाम नॉमिनेट किए। कितने लोगों के? 16 लोगों के नाम नॉमिनेट किए। उन 16 लोगों को क्या किया गया था? संविधान सभा में शामिल किया गया था। कितने? टोटल 16 लोगों के नाम इन्होंने रिकमेंड करे थे, तो इनको शामिल किया गया था। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद ये देख लो कि जो संविधान सभा के में एकमात्र एंग्लो इंडियन कौन थे? एंग्लो इंडियन, यहाँ पे देख लेते हैं। संविधान सभा में एकमात्र एंग्लो इंडियन कौन थे? देख लेते हैं, तो संविधान सभा में एकमात्र एंग्लो इंडियन कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी हुआ करते थे। और पारसी नेता कौन हुआ करते थे? एकमात्र पारसी नेता हुआ करते थे उस टाइम के, और एक पारसी हुआ करते थे P.H. मोदी। मोदी जी नहीं, ये तो बीजेपी बोल देंगे भी ये मोदी जी। P.H. मोदी हुआ करते थे। ठीक है, ये देख लेंगे कौन थे एंग्लो इंडियन? फ्रैंक एंथोनी थे, और एकमात्र P.H. मोदी हुआ करते थे। ये सब सिनेरियो देखा कि कैसे 389, 292, अराउंड 4 398, फिर 296 में से कैसे 208 कांग्रेस को मिली, 73 किसको मिली? मुस्लिम लीग को मिली, और 15 कैसे अन्य को मिली थी। तो इन सभी के बारे में अपनों ने पढ़ लिया। इसके बाद देखते हैं अपन कि जो 3 जून को आपको पता हो कि कैसे विभाजन माउंटबेटन प्लान आया था। उसके बाद जो है 3 जून 1900 विभाजन हो गया। विभाजन के बाद जो है संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। पुनर्गठन कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। पहले कितनी सीटें हुआ करती थी? 389 सीटें थी। अब घटकर कितनी हो गई? 299 हो गई। कितनी हो गई? पहले
389 सीटें थी, उन्होंने पढ़ा था। अब घटकर कितनी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान अलग डोमिनियन बन गया था, तो पाकिस्तान के लिए जो संविधान सभा का निर्माण तो वहां की संविधान सभा करेगी, तो जो मुस्लिम लीग की जो सीटें थी वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी, तो उनको हटाकर कम कर दे रहे। तो अब कितनी सीटें बची, टोटल 299 सीटें बची थी, और 299 में से जो देसी रियासतों के हिस्से में कितनी सीटें थी, 70 सीटें थी, और 3 हुआ करते थे कमिश्नरी प्रांत। अब उन्होंने 4 कमिश्नरी प्रांत पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, एक पढ़ा था अपने जयपुर का पढ़ा था, ठीक है, एक पढ़ा था अहमदनगर पढ़ा था, एक पढ़ा था बलूचिस्तान, और एक पढ़ा था अपने दिल्ली। तो बलूचिस्तान वाला जो रीजन था वो तो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए, तो वो कमिश्नरी प्रांत अब बचा ही नहीं था, तो उसकी सीट खाली हो गई। तो अब कितने बचे, 3 कमिश्नरी प्रांत बचे। प्रश्न पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, 15 अगस्त 1947 की अगर बात करें, 15 अगस्त 1947 को कमिश्नरी प्रांतों से संविधान सभा में कितनी सीटें थी, तो कुल कितनी सीटें थी, 4 से कम हो गई, कौन चले गए, बलूचिस्तान। ये प्रश्न पूछ रखा है, तो ये याद रखना क्या कि उस टाइम पे जब विभाजन हो गया संविधान सभा का पुनर्गठन में, तो पुनर्गठन में कुल कितनी सीटें बची, 299, ठीक है, 299 में से 70 देशी रियासतों से और 3 कमिश्नरी प्रांतों से, बाकी कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत। अब ये सब सिनेरियो चलता गया, उस टाइम पे कुल कितनी महिला थी, मैंने बताया था आपको, कुल कितनी थी, 15 थी, तो 15 में भी आप मेन देख लो, क्योंकि अपन तैयारी किसकी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की एग्जाम की कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से कौन थी, एकमात्र महिला थी राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर हुआ करती थी, कौन हुआ करती थी, राजकुमारी अमृता कौर, मध्य प्रदेश से हुआ करती थी। एकमात्र हिस्से की महिला थी दाक्षायणी वेलायत, दाक्षायणी वेलायन हुआ करती थी। एकमात्र एससी की महिला कौन हुआ करती थी, दाक्षायणी वेलायन हुआ करती थी। और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन हुआ करती थी, बेगम एजाज रसूल। कौन थी, बेगम एजाज रसूल हुआ करती थी। तो कुल कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, उसमें मध्य प्रदेश से कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर। ये कौन वाले पार्ट से थी, सीपीएन जो बरार वाला रीजन है, जब एमपी पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे इस बारे में। तो जो सीपीएन बरार वाला जो रीजन है ना, उसके अंतर्गत ये शामिल थी। एससी की कौन थी, दाक्षायणी वेलायन थी, और उसके बाद जो मुस्लिम से कौन थी, बेगम एजाज रसूल थी। ये सब सीधे जो चलता रहा था, इसने अपना संविधान निर्माण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया संविधान सभा ने। तो जो संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितने लोगों ने सिग्नेचर करे, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें से कितने लोगों ने सिग्नेचर करे थे, तो उसमें कुल 284 मेंबर्स थे सिग्नेचर करने वाले। कितने थे, 284 मेंबर्स थे, और 284 मेंबर्स में भी महिलाएं कितनी थी, महिलाएं मात्र कितनी थी, 8 महिलाएं हुआ करती। तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव तो तब से कम चलता आ रहा है। अभी भी आप देखोगे कि जो है लोकल जो अपनी पंचायत बॉडीज है, इसमें तो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया, पर जो लोकसभा वाला रीजन है, जो लोकसभा जो उच्च सदन है, लोकसभा वाला या केंद्र लेवल पे, तो लोकसभा में अभी तक भी महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं की गई कि इतने परसेंटेज सीटें। इसीलिए तो आप देखोगे कि कितनी संख्या कम, अभी वर्तमान में अगर बात करें तो लोकसभा में मात्र 78 महिलाएं, और लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी आपको बताइएगा, अभी वर्तमान में 545। तो 545 और अभी महिलाएं कितनी, 78, तो रिप्रेजेंटेशन कितना कम। तो ऐसा भी आप देख सकते हो कि कहा सिग्नेचर 284 लोगों ने किए, और उसमें महिलाएं कितनी शामिल थी, महिलाएं मात्र 8 महिलाएं शामिल। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन तब से ही कम चलते आ रहा है महिलाओं। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे क्या विभाजन हुआ, उसके बाद 299 सदस्य के देश 70 देशी रियासतों के 3 कमिश्नरी प्रांतों से थी, कैसे मतलब उसके बाद देखा कितनी महिलाएं कौन कौन सी कहां से शामिल थी, जो इम्पोर्टेंट थी वो देख लिया। उसके बाद कितने लोगों ने सिग्नेचर करा 284 में किया, उसमें महिलाएं कितनी शामिल थी, 8 महिलाएं शामिल थी। इसके ऊपर हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं संविधान सभा की कुल बैठकों के ऊपर, संविधान सभा की बैठकें और सत्र के ऊपर। तो बैठके और सत्र के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बैठके और सत्र दोनों अलग अलग चीज है। सत्र की अगर बात करें, सत्र एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि सत्र चालू हुआ बंद नहीं होगा, लगातार चलेगा, उसके बाद विराम आएगा। जैसे अभी आप पढ़ते होंगे मानसून सत्र हो गया, उसके बाद देखोगे तो शीतकालीन सत्र देखते हैं, जैसे संसद में चलते हैं ना, उस टाइम पे सत्र हुआ करता है।
ठीक है, तो ऐसे कितने सत्र हुए टोटल? ऐसे हुए कुल 12 सत्र। ऐसे कितने सत्र हुए? ऐसे हुए कुल 12 सत्र हुए। कितने हुए? 12 सत्र हुए। और 12 सत्रों के अधीन बैठकें कितनी हुई? तो ये बैठकें हुई थी 167। कितनी हुई? 167 बैठकें। ये पूछते बहुत सी बार संविधान की अगर बात करें तो कितने सत्र हुए? 12 बैठकें 167। समय कितना लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन का टाइम संविधान निर्मित करने में। कितना हुआ? 2 साल 18 माह और 11 दिन का समय लगा। उसके बाद कितने देशों के संविधान को? 60 लगभग 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। कितने? 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारत के संविधान का निर्माण किया गया। कितने साल में हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन। कितने सत्र आयोजित हुए? 12 सत्र आयोजित हुए। कितने बैठकें? 167 बैठकें हुई थी। अगर बात करें तो पहला सत्र कब आयोजित हुआ इसके ऊपर, ये पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है पहला। और देखिए ये अपन आखिरी वाला टॉपिक है, ठीक है। ये दो इंपोर्टेंट बनते हैं, इसके अंदर कौन कौन से काम हुए थे, ठीक है। अब लाइन वर्क समझ लेते हैं। इसमें भी सत्र में जो बैठके 11 बैठके हुई पहले वाले से, तो अब 11 ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत है इसमें कौन से सत्र में कौन कौन से काम हुए जो इंपोर्टेंट वाले हैं वो अपन देख लेते हैं। बाकी तो ठीक है, बाकी तो 11 बैठके हुई है नॉर्मल, तो कुल यही याद रखना मेन डाटा। तो कितने सत्र हुए, कितने बैठके। तो पहला सत्र कब चला, ये डेट आप याद भी रख सको तो रख लेना, नहीं रखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये रहा अपने 9 दिसंबर 1947 से चली 23 दिसंबर 1947 तक। कब? 9 दिसंबर 1947 से लेके 23 दिसंबर 1947 तक चली। तो इसमें बैठकें लगातार हुई 5 दिनों तक। तो कब हुई? 5 दिनों तक लगातार हुई। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर के दिन। कब हुई? 9 दिसंबर के दिन। 9 दिसंबर के दिन पहली बैठक में क्या हुआ? संविधान सभा की बैठक हुई। पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है पहला सच्चिदानंद सिन्हा जो है, सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक। अब जो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये क्या थे? अपने उम्र दराज व्यक्ति हो सकते थे, तो ये पूरे सदन की कार्यवाही अकेले नहीं चला सकते थे। जो ये ऑफिशियल डाटा है, ये एकदम संसद की जो संसद की जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे उसमें जो संविधान सभा करके ऑप्शन आए, तो संविधान सभा से पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके आपके लिए डाटा उठा के लाया हूं। कई किताबों नहीं मिलता है, लक्ष्मीकांत में तक ये डाटा नहीं मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा डीपली हो रहा है, क्योंकि अपन बहुत सारे होल एग्जाम कवर करते जा रहे हैं। जैसे पीएससी की एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आए हुए, मैं बताऊंगा आपको कौन सा प्रश्न है। 2 प्रश्न इसी स्लाइड से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे पीएससी के जो लगातार पूछे गए। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा वैसे अध्यक्ष बने। ठीक है, अब बुजुर्ग व्यक्ति थे तो काम तो चला नहीं सकते, तो उन्हें क्या था, एक उपाध्यक्ष चुने की जरूरत। तो उन्होंने क्या करा, अपने देखा था कि पहले एकमात्र एक सदस्य कौन हुआ करते, तो फ्रैंक एंथोनी हुआ करते। तो फ्रैंक एंथोनी हुआ करते थे, उन्होंने फ्रैंक एंथोनी को इन्होंने क्या करा, अस्थायी उपाध्यक्ष मनोनीत करा। क्या करा? एक अस्थायी उपाध्यक्ष मनोनीत करा। किसको? फ्रैंक एंथोनी को करा। किसको? फ्रैंक एंथोनी को कर दिया। उसके बाद अगर बात करें 10 तारीख को दूसरी बैठक हुई, पहली तारीख को ये हुई, दूसरी तारीख को क्या हुई? अब चुनाव पे चर्चा हुई। चुनाव पे चर्चा की कि जो संविधान सभा इसका स्थायी अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, क्या है, क्या प्रोसेस रहेगी, तो इसके ऊपर चर्चा हुई। अब इस टाइम पे याद रखना क्या, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ही चुनाव का पर्चा भरा और इनके सामने कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो, तो एक तरीके से निर्विरोध चुने गए। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ये क्या हो गए थे? निर्विरोध हो गए थे। राजेंद्र प्रसाद चुने गए, ये निर्विरोध। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद चुने गए, चुनाव पर चर्चा की गई। उसके बाद जो तीसरी बैठक हुई अपनी, कौन सी? तृतीय बैठक। तृतीय बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1947 को हुई। इसमें चुनाव हुआ। कौन चुने गए? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? राजेंद्र प्रसाद एक स्थायी जो है अध्यक्ष चुन लिए हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बने। उसके बाद का जो चौथा सत्र कब हुआ? चौथा सत्र हुआ 12 दिसंबर को। उसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप पेश किया। उस उद्देश्य प्रस्ताव का कैसे क्या रहा और उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप के ऊपर क्या की गई? चर्चा की गई। तो ये पूछा जाता है कि कौन से सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर जो है, पहले सत्र में। कौन सी बैठक में? चौथी बैठक में। उसके बाद अगर बात करें तो 5वीं बैठक थी। सत्र कौन सा था? पहला था। और उसके दिन क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया।
कौन सा प्रस्ताव पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सी बैठक में पेश किया गया था? 5वीं बैठक। एमपीपीएससी 2021 का प्रश्न है कि संविधान सभा की कौन सी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? हर किताब में लक्ष्मीकांत में भी क्या लिखा हुआ है? तृतीय पर आयोग ने क्या आंसर माना? 5। और ऑफिशियली अगर अपन वेबसाइट पे जाके पूरी देखते हैं तो भी क्या मिलता है? 5वीं बैठक। क्योंकि बैठक क्या हुई थी? लगातार हुई थी, मैंने शुरू में बताया आपको। तो ये 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना है कि तीसरी बैठक में। ये याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव कौन सी बैठक में हुआ था? 5वीं बैठक में। और एक और प्रश्न क्या आया था वो भी बताता हूँ। तो जो इसमें प्रश्न आया था कि जो संविधान सभा में पहले उपाध्यक्ष किसको मनोनीत किए, ये 2020 में प्रश्न आया था एमपीपीएससी। और ये कौन आए थे? फ्रैंक एंथोनी साहब इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रैंक एंथोनी इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1947 तक। कुल कितने बैठकें हुई? 11 बैठकें। पहली बैठक में क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। चुनाव कब हुआ? चुनाव हुआ 10 दिसंबर को। चुनाव के ऊपर चर्चा हुई। फिर 11 दिसंबर को तृतीय बैठक में राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। 12 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप के ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद अगर बात करें उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया तो 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब किया गया? 13 दिसंबर 1947 को। उसके बाद अगर बात करें तो इसी के कालक्रम के अनुसार जैसे कब तक चल रहा है? 11 दिसंबर। अब ये तो सब अस्थायी थे, इतना तो अपना देख लिया। ये सब देख लिया अपना। अब ये अस्थायी जो उपाध्यक्ष चुने अपनों, तो स्थायी से तो काम नहीं चल रहा था। अब एक स्थायी उपाध्यक्ष चुनने की बारी थी। तो अस्थायी उपाध्यक्ष किसको चुना गया? अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया सबसे पहले 25 जनवरी। अस्थायी तो फ्रैंक एंथोनी चुने गए थे। और स्थायी किसको चुन लिया गया? फ्रैंक एंथोनी चुना गए थे। अस्थायी तो। और अब उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो स्थायी उपाध्यक्ष किसको चुना गया था? स्थायी उपाध्यक्ष चुना गया था 25 जनवरी 1947 को। किसको चुना गया? स्थायी 25 जनवरी 1947 को एससी मुखर्जी को चुना गया था। एससी मुखर्जी को चुना गया था। किसको चुना गया था? एससी मुखर्जी को चुना गया था। उसके बाद अगर बात करें इसी के बाद आगे कालक्रम में देखेंगे अपन तो 16 जुलाई को आगे 16 जुलाई 1947 को जयपुर रियासत के टीटी जयपुर रियासत में बीटी कृष्णमचारी का नाम भी सजेस्ट करा। तो संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष हुआ करते थे? कुल 2 स्थायी। एक हुआ करते एससी मुखर्जी, एक हुआ करते थे बीटी कृष्णमचारी। और अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। कब? 9 दिसंबर। स्थायी 11 दिसंबर। तीसरी बैठक और राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? 5वीं बैठक। तो ये चीज याद रखना। तो ये अपना सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो संविधान सभा की अगर बात करें प्रारूप, तो प्रारूप समिति का प्रस्ताव किसने पेश करा था? तो एक प्रारूप समिति बनाई जाएगी। ये प्रस्ताव किसने प्रस्तुत करा? तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के निर्माण का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। इसका काम क्या था? प्रारूप समिति का संविधान का प्रारूप का निर्धारण करना। संविधान के जो है प्रारूप का निर्धारण करना इसका मुख्य कार्य हुआ करता था। संविधान के प्रारूप का निर्धारण करना इसका मुख्य कार्य हुआ करता था। इसके अलावा इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य हुआ करते थे। कौन कौन से थे? जैसे अगर बात करोगे तो बीटी कृष्णमचारी हुआ करते थे, पीटी कृष्णमचारी हुआ करते थे। उसके बाद भी बहुत सारे सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी वगैरह वगैरह, ये सब हुआ करते थे। तो इसने अपना प्रारूप तैयार करा और प्रारूप तैयार करके क्या हुआ? 3 चरणों में इसको प्रस्तुत किया। कितनी बार चर्चा हुई प्रारूप पे? 3 बार चर्चा हुई। कितनी बार चर्चा हुई? 5। 3 बार चर्चा हुई। कितनी बार हुई? 3 बार चर्चा हुई। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 3 बार जो है प्रारूप समिति ने जो प्रारूप प्रस्तुत किया उसके ऊपर चर्चा हुई। ठीक है। तो कौन कौन से जो है सत्र, एक पहली बार, 3 बार चर्चा, द्वितीय बार और तृतीय बार। पहली बार कब से चर्चा हुई? पहली बार चर्चा हुई 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। कब हुई? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। ये वाला जो प्रथम जो था इसमें सबसे कम समय तक चर्चा हुई। इसमें क्या हुआ? सबसे
कम समय तक चर्चा हो। कब हुआ प्रथम स्वतंत्रता? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। द्वितीय जो था अपनी द्वितीय चर्चा हुई 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948। कब हुई? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 हुई। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर, इसमें सबसे लंबे समय तक हुई। तो पहली चर्चा 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, सबसे कम समय तक हुई। द्वितीय बार कब चर्चा हुई? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 19, सबसे लंबे समय तक चर्चा है द्वितीय। और तृतीय कब? 14 मई 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चर्चा हुई। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को लगभग संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हो चुका था। और इसी जब संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हो चुका था, सभी चर्चा हो चुकी थी, तो इसी दिन क्या हुआ? संविधान के कुछ प्रावधान संविधान सभा ने क्या किया? संविधान को स्वीकार कर लिया। और संविधान के कुछ प्रावधान इसके अंतर्गत, जैसे अगर बात करोगे आप नागरिकता से संबंधित प्रावधान, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 360, 366 ऐसे करके कुछ 17-18 प्रावधानों को इसी दिन लागू कर दिया गया था। मतलब आंशिक रूप से संविधान को कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप से मनाए जाने की संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका प्रारंभ कब हुआ? 2015 से जब नरेंद्र मोदी सरकार हुई, उन्होंने 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि संविधान का जो है बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए जो है संविधान जो दिवस के रूप में मनाने की बात कही। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन। ये पूछ लेते बहुत एग्जाम में कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अपना संविधान का जो प्रारूप बनकर तैयार हो चुका था संविधान, और जो है आंशिक रूप से कुछ प्रावधान भी लागू हुए, तो संविधान सभा ने जो संविधान था उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, इसलिए इसको किस नाम से, इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बहुत सी बार मन में ख्याल आता हुआ कि B.R. अम्बेडकर को ही क्यों चुना संविधान प्रारूप समिति करके। तो जो महात्मा गांधी और जो उस टाइम के जो बड़े बड़े कांग्रेस नेता थे, ये चाहते थे कि जो देश का जो संविधान है वो कोई दलित बनाए। संविधान के जो प्रारूप है उसका निर्धारण कोई दलित करे। तो उस टाइम दलितों में तो B.R. अम्बेडकर ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे और कानूनी भाषा के जानकार भी थे, वकील भी थे, इसलिए क्या किया, उनका नाम सजेस्ट हुआ, उनको जो है चुना गया इसके लिए। ठीक है, तो ये अपना देखिए कैसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर बने। 3 वाचन हुआ। प्रथम वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को, सबसे कम समय तक हुआ। द्वितीय वाचन कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 19, सबसे लंबे समय तक हुआ। तृतीय वाचन कब हुआ? 14 जो है मई 1949 से 26 नवंबर 1949 स्वीकार हुआ, कुछ प्रावधान लागू हो गए, ये सभी अपन देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें संविधान सभा की बात, अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक हुई, ये पूछ लेते हैं बहुत से, ये याद रख लेना कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, इस पे कितने लोगों ने सिग्नेचर करे थे? 284 लोगों ने सिग्नेचर करे थे। और इसमें महिलाएं कितनी? 8 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी? 8 महिलाएं हुआ करती थी। उसके बाद 24 जनवरी के दिन ही क्या हुआ? भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो पहले राष्ट्रपति कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया? तो ये पूछा था, भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 के दिन। और झंडा पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। कब करा था? 22 जुलाई 1947 के दिन। कब हुआ था? 22 जुलाई 1947। तो संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई? संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी जो 24 जनवरी 1950 के दिन हुई थी। इस टाइम अंतिम बैठक हुई थी, क्या हुआ? 284 सदस्य ने सिग्नेचर करे थे। महिलाएं कितनी थी? 8 थी। उसके बाद राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये याद रखना है इसमें। झंडा कब चुना गया था? भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया था? तो कब अपना? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। हालांकि अंतिम बैठक तक भी नए नए सदस्य चयनित होते जा रहे हैं, तो उस टाइम 2 नए सदस्य चुने गए थे। ये पूछ लेते जो है रत्ना मरप्पा, क्या नाम
सदस्य चुने गए रत्ना मरप्पा, एक चुने गए थे रत्ना मरप्पा और एक हुए थे वाई एन परमार, 2 सदस्य चुने गए। उस टाइम पे अंतिम रूप से जो जब सिग्नेचर हुआ था उससे 9 और सदस्य चुने गए थे। एक थे रत्ना मरप्पा, कौन थे? रत्ना मरप्पा। दूसरा वाई एन परमार। रत्ना मरप्पा ये हुआ करते थे मुंबई से और जो वाई एन परमार ये चुने गए थे हिमाचल प्रदेश से। तो कौन थे? रत्ना मरप्पा और एक हुआ करते थे वाई एन परमार। तो ये सभी इन्होंने देख लिया। उसके बाद अगर बात करें संविधान सभा कौन कौन सी समितियां थी, इनके ऊपर देख लेते हैं कि संविधान सभा में जो कौन कौन सी समितियां थी। तो ये पढ़ने के बाद आपका इसके बाद बस इसके बाद देखिए मंत्रिमंडल देख लेंगे बस, और आपकी संविधान सभा कंप्लीट हो जाएगी। कैसे क्या संविधान का निर्माण हुआ और ये सब। तो समितियां कौन कौन सी थी इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली समिति हुआ करती थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के लिए पंडित जवाहरलाल, ये तो पूरा डाटा, ये फैक्चुअल डाटा, ये तो याद करना पड़ेगा। इसके बाद वाले डाटा तो आपको समझाने लायक कुछ है नहीं। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हुआ करते थे। ये समितियां हो जाएगी यहाँ पे और ये हो जाएगी अपने अध्यक्ष इस पर। ठीक है, तो समितियां हुआ करती संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ वाली जितनी भाई योजना अधिकतर में जवाहरलाल नेहरू ही आ जाएगी। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के देखा आप लोगों ने बी आर अम्बेडकर, मानव अधिकार और अल्पसंख्यक समिति ये बड़ी समिति हुआ करती थी। मानव अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के सरदार पटेल हुआ करते थे। इसके अंतर्गत 2 समितियां हुआ करती थी। एक हुआ करती थी मानव अधिकार उप समिति, एक मानव अधिकार जो है अल्पसंख्यक उप समिति हुआ करती थी। जो मानव अधिकार उप समिति थी, मानव अधिकार उप समिति के कौन हुआ करते थे? जेबी कृपलानी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी को उप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। जबकि अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? एच.सी. मुखर्जी हुआ करते थे। मानव अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के पटेल, उप समिति के जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी हुआ करते थे। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए जो समिति थी उसके कौन हुआ करते थे? जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। तो फैक्चुअल डाटा संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अम्बेडकर, मानव अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के पटेल, प्रक्रिया समिति के राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। इतना क्या सिनेरियो था। तो इन सभी स्लाइडों में अपनों ने क्या देखा कि कैसे क्या संविधान सभा का निर्माण हुआ, कैसे कैबिनेट मिशन की सिफारिश संविधान का निर्माण हुआ, 10 लाख की जनसंख्या पे एक अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। फिर 89 थे उसमें से, फिर अपनों ने कैसे क्या डिवाइड हुआ, फिर जो माउंटबेटन प्लान के बाद जो विभाजन हुआ उसके बाद कुल कितने सदस्य के? 299 बच गई थी। 299 में कैसे कमिश्नरी प्रांतों में कितनी आती थी? 3 आया करती थी। देशी रियासतों से कितनी आया करती थी? उसके बाद जो है कांग्रेस को कितनी मिली थी? इन सभी के ऊपर चर्चा करी। महिलाएं कितनी हुआ करती थी ये देखा आप लोगों ने। उसके बाद जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस पे कितने लोगों ने सिग्नेचर करा ये देखा आप लोगों ने। उसमें कितनी महिलाएं थी ये देखा आप लोगों ने। उसके बाद जो है कौन कौन से सत्र आयोजित हुए ये देखा, कितने सत्र आयोजित हुए, कुल 12 सत्र, कितने बैठ के 160 कितना समय लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, ये आप लोगों ने देखा। उसके बाद क्या देखा? उसके बाद देखा आप लोगों ने कि प्रारूप समिति का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था, प्रारूप समिति का गठन कैसे हुआ। उसके बाद जो प्रारूप समिति ने जो प्रारूप प्रस्तुत किए तो उन प्रारूपों पे कैसे चर्चा हुई, कौन से जो है सत्र में किस तारीख को हुई, तो किस तारीख तक चली, कब कब चर्चा हुई, ये सब देखा आप लोगों ने। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो समितियों के ऊपर चर्चा करी कि कौन कौन सी समितियां थी, इसके समितियों के ऊपर चर्चा करी। ठीक है, समिति के ऊपर चर्चा करी, प्रारूप समिति के ऊपर चर्चा कर ली। उसके बाद फिर अपनों ने देखा संविधान सभा की बैठकों के ऊपर देख लिया था। उसके बाद जो विभाजन जैसे क्या हुआ वो देख लिया, गठन कैसे हुआ, संविधान क्या होता है, ये सब देखा। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर अपनों ने चर्चा करी। तो इस प्रकार ये आपका संविधान सभा का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। और लगभग इतना डेप्थ पढ़ा अपनों ने कि एग्जाम के लिए लगभग संविधान सभा से जितने भी आने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग आपको यहाँ कवर देखने को
मिल जाएंगे सारे को। अब और कोई फैक्चुअल डाटा है तो आप जैसे दूसरे जैसे किताब होगी या अदर कोई जीके वगैरह की किताब है तो उनसे आप उठा के पढ़ लेना, तो आपके थोड़े बहुत फैक्चुअल डाटा वहां से कवर हो जाएंगे। और तो लगभग कॉन्सेप्चुअल वाइज तो मैंने आपको सब समझा ही दिया है। तो इससे आगे ऊपर देखेंगे प्रस्तावना के ऊपर चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना की कौन कौन सी शब्द है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना की जो मूल जो जैसे लोकतंत्र क्या होता है, जैसे प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु क्या होता है पढ़ लिया अपना, प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, इन सभी के ऊपर जो भी शब्द आएंगे, बंधुत्व क्या होता है, जो प्रस्तावना में शब्द आएंगे मैं आपको उनके हेडिंग वाइज बता दूंगा। उसके बाद जैसे संविधान जो प्रस्तावना के ऊपर किस किस ने क्या-क्या टिप्पणियां करी उनके ऊपर देखने गया था कि प्रस्तावना को जो संविधान की कुंजी किसने कहा है, इन सभी के ऊपर अपन देखते चलेंगे। जैसे प्रस्तावना हो जाएगी उसके बाद नागरिकता, देन नागरिकता कंप्लीट करने के बाद नागरिकता से वैसे इतना प्रश्न आते ही नहीं आपके, तो अपन उसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। उसके बाद फिर मानव जो है मूल अधिकारों के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर डीपीएस पे होते हुए फिर राष्ट्रपति, मौलिक कर्तव्य, इनके ऊपर चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसके आगे का अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।